अच्छा जी बेटा, हम लोग मई जून 2023 पेपर 3 वेरिएंट 1 कर रहे हैं। आज इसको जरा देखेंगे। आइएगा। कहता है व्हाट डज द मार्जिनल यूटिलिटी डायग्राम शो। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम उसने बना के दी हुई है और नीचे उसने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो मैं एक कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ जो आप लोगों को सिखाई गई थी थ्रू आउट द कोर्स। यहाँ पे देखना भाई, MU क्वांटिटी, TU क्वांटिटी, ठीक है। आपका इस तरह मार्जिनल यूटिलिटी उसने आपको बना के दे दिया। ये MU आ गया। यानी कि आपका यहाँ पे जब मार्जिनल जीरो है, तो इस पॉइंट पे जब आपका मार्जिनल जीरो होता है तो इस पॉइंट पे आपका टोटल जो होता है बेटा मैक्सिमम होता है। और आपका टोटल फिर इसके बाद फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सही है। तो डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या दिए उसने, एक्स, वाई और जेड। सही है। अब इधर आओ, ऑप्शंस पढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव इफ द क्वांटिटी कंज्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम वाई टू जेड। कहता है अगर मैं वाई से जेड जाता हूँ तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो नेगेटिव जाना स्टार्ट हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि यू आपका नेगेटिव नहीं जाता। टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस इफ द क्वांटिटी कंज्यूम मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। कहता है अगर मैं एक्स से वाई जाता हूँ तो आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। अगर मैं एक्स टू वाई जाता हूँ आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, हालांकि आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है एक्स टू वाई। टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस इफ द क्वांटिटी कंज्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम वाई टू जेड। कहता है अगर आप वाई से जेड जाते हैं तो आपका टोटल यूटिलिटी फॉल यानी कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज एट पॉइंट एक्स। नहीं बेटा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज आपकी वाई पे हो रही है, तो ये भी आंसर आपका गलत है। फिर कहता है इनिशियल एलोकेशन ऑफ गुड्स बिटवीन थ्री कंज्यूमर्स इज शोन बिलो, which row shows a Pareto improvement in the allocation of goods between consumers। बेटा पैरेटो का मतलब क्या है? पैरेटो का मतलब होता है कि विदाउट मेकिंग वन थिंग वर्स ऑफ, आप दूसरी चीज को बढ़ा देते हैं। यानी कि नीचे जो पॉसिबल ऑप्शन आपके पास गिवन है ना, अगर जैसे उसने बोला है कि आपको टोटल 18 तक आना, आपको 18 तक आना, तो कहता है कि बेटा आपके पास तीनों कंज्यूमर में से कंज्यूमर 1 2 3 कोई भी बढ़ जाए, मगर गिरना कोई नहीं चाहिए। किसी की भी एलोकेशन कम नहीं होनी चाहिए। ये आपका पैरेटो है कि आपका एक जो एक्स है वो सेम रहे और वाई जो है बढ़ जाए। इसी तरह पढ़ा है ना हम लोग। अब ऑप्शन ए में देखो, कंज्यूमर वन जो है ये 2 है। सही है भाई, ये 2 है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, गिरा नहीं। 2 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, कांस्टेंट है, गिरा नहीं। 3 10 था, 11 हो गया। यानी कि 3 आपका बढ़ गया विदाउट मेकिंग 1 and 2 वर्ड्स ऑफ। तो बेटा ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। भाई 2 से 4 हो गया, ठीक है, बढ़ गया। 5 से 5 रहा, सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपका गिर गया है, ये पैरेटो नहीं है। एक चीज गिर गई, ये पैरेटो नहीं। अच्छा भाई 2 से 4 हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। 5 से 4 हो गया यानी कि ये गिर गया है, ये भी पैरेटो नहीं है। 2 से 6 हुआ, बहुत अच्छी बात है। 5 से 6 हुआ, बहुत अच्छी बात है। 10 से 6 होना, ये पैरेटो की इंडिकेशन नहीं है कि एक चीज गिर गई है आपके पास। कोई भी गिरना नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहे भले, लेकिन फॉल नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपका ए। Which assumption in relation to an indifference curve theory diagram is not correct? Is not correct. Consumers income may change। yes बेटा, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो सकती है। जब हम लोग बजट लाइन की बात करते हैं, याद करो, शिफ्टिंग विफ्टिंग की बात कर रहे हो। अच्छा, कंज्यूमर्स द कंज्यूमर मे चेंज देयर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा एक बात सुनो, आप लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था जो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग को मीट करता था। वो क्या था? MU x/Px इज इक्वल्स टू MU y/Py। यही रेशो बताया था ना। वो कहता है कि आप इस रेशो को चेंज कर सकते हैं, आप इस रेशो को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा ये चीज करेक्ट नहीं है। इस पॉइंट पे जहां पर सेटिस्फेक्शन पर प्राइस मैक्सिमम होती है, इक्वल होती है, वहां पर आपकी सेटिस्फेक्शन बेस्ट लेवल पे चल रही होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कंज्यूमर में चेंज द टेस्ट प्रेफरेंस, ये तो नॉर्मल डिमांड है, यस वो कर सकता है। रिलेटिव प्राइस है, यस ये भी हो सकता है। तो आंसर इज which type of efficiency is shown by the shift from long run average cost LRAC to LRAC1, LRAC1 से LRAC2 सॉरी। तो अब ये किस तरह हो रहा है बेटा? ये देखो शिफ्ट आ रहा है और आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। याद करो जब मैंने आपको कॉस्ट कर्व्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, और मैंने आपको ये बताया था कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमेशा शिफ्ट आता है। और जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो क्या कहलाई जाती है बेटा? वो कहलाई जाती है डायनेमिक एफिशिएंसी। A firm wishes to maximize its revenue
which condition must be met to achieve this goal। कहता है कि हमें अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करवाना है। तो बेटा फतवा याद करो, मैंने बताया था जहां पर मार्जिनल जीरो होता है वहां पर टोटल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सही है। तो जहां पर बेटा आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा वहां पे आपका टीआर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ फोर फर्म्स ऑपरेटिंग इन मोनोपोलिस्टिक कंपैरेटिव मार्केट आर शोन। Which firm will continue to operate in the short run but will shut down in the long? बेटा शॉर्ट रन में ऑपरेट करने के लिए, शॉर्ट रन में ऑपरेट करने के लिए आपको अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर अप करनी पड़ती है। लॉन्ग रन में ऑपरेट करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट कवर अप करनी पड़ती है। ये बातें पुरानी है, ये सब आपको पता होगा। अब पहले डब्ल्यू की बात करते हैं। बेटा डब्ल्यू का रेवेन्यू 15 है और वेरिएबल कॉस्ट 20 है, यानी कि डब्ल्यू जो है ना शॉर्ट रन में ऑपरेट कर पाएगी ना लॉन्ग रन में ऑपरेट कर पाएगी। एक्स का एक्स का जो हमारे पास रेवेन्यू है वो 80 है और वेरिएबल कॉस्ट 40 है। ये देख लो। तो हाँ ये शॉर्ट रन में तो ऑपरेट कर लेगी, ठीक है, शॉर्ट रन में ऑपरेट कर लेगी। बाय का रेवेन्यू 500 है, वेरिएबल कॉस्ट 300 है, कम है वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी आपकी शॉर्ट रन में ऑपरेट कर लेगी। जेड का रेवेन्यू 550 है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 600 है। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये भी ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो अपने पास एक्स और वाई बचे, ठीक है। यानी कि शॉर्ट रन में तो इजीली ऑपरेट कर लेगी, बट लॉन्ग रन की बारी जरा देखते हैं। लॉन्ग रन में मैंने क्या कहा था आपको, क्या कवर अप करनी है आपने, टोटल कॉस्ट। तो बेटा लॉन्ग रन में इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, 50 + 40 90, और इसकी कितनी हो रही है 300 + 300 600। अब आप ये देखो, ये लॉन्ग रन में अपनी टोटल कॉस्ट को दोनों कवर अप नहीं कर पा रहे। तो एक्स और वाई आपके पास दो ऐसी कंपनीज हैं, दो ऐसी फर्म्स हैं जो शॉर्ट रन में अपने आप को बचा लेंगी बट लॉन्ग रन में अपने आप को नहीं बचा पाएंगी। A firm at its current level of production finds that its short-run marginal cost is less than its short-run average variable cost. अच्छा भाई, which conclusion about the firm can be drawn from this information? यानी कि मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ भाई, यहाँ पे आ गई कॉस्ट, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। ये आ गई आपके पास शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गई आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा जी। और ये आ गई आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सही है। ये आ गई आपके पास, ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सॉरी अगर आपको नजर नहीं आ रहा था तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। कहता है कि जहां पर मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूँ ना, वहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। यानी कि मैं कुछ ना कुछ इस क्वांटिटी के पीछे ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं इस क्वांटिटी के पीछे यानी कि यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ जहाँ पर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है और आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। अब आंसर पढ़िएगा भाई, क्या कहता है 7 में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट। बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होती नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग। अब आप ये खुद देखो, मैंने कहा कि मैं इसके पीछे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आप देखो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यूसली फॉल होती जा रही है। तो ये आपका पॉसिबल आंसर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट तो आपकी हमेशा ऊपर से बनती है, ऐसे एवरेज टोटल कॉस्ट तो हमेशा ऊपर से बनती है, एटीसी। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। बेटा वो आगे जाके राइज होना स्टार्ट होगी, अभी राइज नहीं हो रही। तो आंसर क्या बना आपका, बी। Steel producer X takes over its main competitor, steel producer Y. What would X expect to happen to the price elasticity of demand for its product and its long-run average cost as a result of this takeover? बेटा X ने Y को टेक ओवर कर दिया, यानी कि यहाँ पर मोनोपोली बनने के चांसेस हैं। और मोनोपोली की डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपकी पीडी क्या होती जा रही है भाई, डिक्रीज होती जा रही है। तो आंसर आपका ए या बी में से कोई एक। लॉन्ग रन में जब मैं दो कंपनीज को मर्ज कर देता हूं तो मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो फॉल होनी चाहिए। तो आंसर विल बी ए। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट आपके पास क्या है, बड़ा सिंपल सा आंसर है यार, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, सोल्यूशन बता। अच्छा भाई पढ़िएगा जरा क्या कहता है। कहता है द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व, द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ गुड एंड द मार्जिनल सोशल कॉस्ट फॉर दैट गुड। आपको डिमांड और सप्लाई गिवन है और आपको मार्जिनल सोशल कॉस्ट गिवन है गुड की।
Assuming there are no external benefits, यानी कि ये demerit good की बात हो रही है, which area measures the net social benefit at output OQ? कहता है कि net benefit मेरे पास कैसे आएगा? net benefit का मतलब होता है benefit minus cost, ठीक है। net benefit का मतलब क्या होता है? benefit minus cost। अच्छा बेटा, ये मेरे पास डिमांड है, ये मेरे पास डिमांड है, और ये मेरे पास सप्लाई है, सही है। ये मेरे पास आ रही है सप्लाई। तो मैं अगर सिर्फ डिमांड की बात करूं तो डिमांड के अंदर मेरे पास बेनिफिट कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये देखो, डिमांड के नीचे जितनी चीजें हैं ये सारी आ जाए। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अच्छा, अब बात करते हैं एमएससी की। एमएससी की बात करते हैं, मार्जिनल सोशल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल सोशल कॉस्ट के अंदर आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं? वाई, जेड और डब्ल्यू। तो बेटा ये एमएसबी था ना आपका, ये एमएसबी था। तो अगर मैं एमएससी की बात करूं, एमएससी में क्या क्या चीजें आ रही हैं? वाई, जेड और डब्ल्यू। वाई, जेड और डब्ल्यू। अब बात सुनो, हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है जहां पर एमएसबी और आपका एमएससी दोनों क्या हो? बराबर हो। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब बेटा बात सुनिएगा, अब मैं इन दोनों की इक्वेशन एक साथ पुट कर रहा हूँ। एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। देखो, जेड से जेड कैंसिल हो गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स इज इक्वल्स टू वाई। वाई को उठा के वहां पे फेंकूंगा, कॉस्ट को उठा के बेनिफिट पे फेंकूंगा, तो बेटा मेरे पास नेट बेनिफिट कैसे निकल आएगा? एक्स माइनस वाई। तो आंसर क्या बन गया आपके पास? बी बन चुका, ठीक है। What would definitely result from the divorce of ownership and control? बेटा divorce of ownership and control आप लोगों ने प्रिंसिपल एजेंट में पढ़ा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बड़ा ही बेकार था एमसीक्यू। वन रीजन फॉर मार्केट फेलियर इज द एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड। कहता है पब्लिक गुड जो है ये आपका वन ऑफ द रीजन होता है मार्केट फेलियर का। वन ऑफ द रीजन होता है आपके पास मार्केट फेलियर का। विच पॉलिसी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर एड्रेसिंग सच अ मार्केट फेलियर? कहता है कौन सी पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए पब्लिक गुड की एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए? तो बेटा आप लोगों ने पॉलिसी का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपके पास मार्केट में पब्लिक गुड नहीं है और हमें पब्लिक गुड मार्केट में प्रोवाइड करना है। तो बेटा आपको ये चीज पता है कि जब डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट करती है तो उससे आपके पास पब्लिक गुड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटा ये प्राइवेट इदारे भी कर सकते हैं। सब्सिडाइजिंग फर्म, तो बेटा इन दी एंड जो सब्सिडी मिल रही है वो तो प्राइवेट फर्म को मिल रही है ना, गवर्नमेंट पब्लिक को थोड़ी प्रोड्यूस, एक प्राइवेट इदारा पब्लिक को थोड़ी प्रोड्यूस करेगा उसको। अडॉप्शन ऑफ मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल्स, बेटा मैक्सिमम प्राइस जो आपके पास है वो भी आपके पास सिंपली एक प्राइवेट गुड पे लग रहे होते हैं, पब्लिक गुड पे नहीं। In 2020, the governor of California issued an order to ban the sale of new vehicles from 2035 that are powered by petrol and diesel fuel. Which type of government policy is this? बेटा गवर्नमेंट ने 2035 के बाद से पेट्रोल पे चलने वाली और डीजल पे चलने वाली गाड़ियों को रोक दिया है। बेटा इसको कहा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ये जो पॉलिसी इस तरह की होती है ना, इसको रेगुलेशन कहा जाता है। The diagram illustrates monopsony labor market in which the government has imposed a minimum wage। बेटा गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो नजर आ रही है, ये गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी। अच्छा, what is the difference between the wage the monopsonist wishes to pay and the wage received by labor? बेटा monopsonist हमेशा कौन सी वेज पे करता है? MCL is equals to MRP। और MCL और MRP किधर मिलते हैं भाई? यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि मेरा जो मोनोप्सनिस्ट है वो इतना लेबर हायर कर रहा है, तो इतना लेबर हायर कर रहा है, और कितने पैसे दे रहा है? इतने पैसे दे रहा है। कितने पैसे दे रहा है भाई? वो इतने पैसे दे रहा है, वो W1 दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज कहाँ पे लगाई है? W2 पे। तो बेटा कहाँ से लेके कहाँ तक का आपके पास डिस्टेंस बनेगा? W1 से लेके W तक। Economics textbooks state that labor is a derived demand for a firm in imperfect competition. How is the demand curve of labor derived? बेटा आपको बड़े डिटेल में एमआरपी थ्योरी बताई गई है, मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एमआरपी थ्योरी, जिससे आपके पास डिमांड ऑफ लेबर क्रिएट होती है। देख लो जरा कहाँ पे हो रही है यार, ये रो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। द डायग्राम शोज लॉरेंस कर्व फॉर नॉर्वे एंड इंडिया। अच्छा भाई, ये आपका नॉर्वे का आ गया, ये आपका इंडिया का आ गया, यानी कि नॉर्वे में इनकम इनक्वालिटी कम है, इंडिया में इनकम इनक्वालिटी ज्यादा है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम अ कंपैरिजन ऑफ द लॉरेंस कर्व? कहता है क्या चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इससे भाई, तो देखिएगा जरा।
India is more likely to have lower indirect taxes and India India is more likely to have lower indirect taxes and a public sector education system than Norway. बेटा अगर इंडिया में हमारे पास लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और लिखा हुआ है जी के अ पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम देन नॉर्वे। चलो इसके ऊपर आते हैं, ए को देखते हैं जरा, बी पे आए। इंडिया इज मोर लाइकली टू हैव प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम एंड मींस टेस्टेड बेनिफिट देन नॉर्वे। बेटा अगर ये इंडिया में ज्यादा होता, अगर ये इंडिया में ज्यादा होता तो इनकम इनक्वालिटी इंडिया में कम होती, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा। नॉर्वे इज मोर लाइकली टू हैव प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम एंड पब्लिक सेक्टर पेंशन देन इंडिया। तो बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि वो अमीरों से टैक्स ले रहा है, और क्या कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर पेंशन यानी कि वो लोगों को पेंशन वगैरह प्रोवाइड करा, तो उससे इनकम इनक्वालिटी कम होती है। तो बेटा ये पॉसिबल आंसर है। नॉर्वे में वैसे ही इनकम इनक्वालिटी कम है, इंडिया में ज्यादा है। Norway is likely to have a higher percentage of tax generated from indirect tax and privately funded pensions than India. बेटा अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स से पैसे कमाता ना नॉर्वे, तो नॉर्वे में इनकम इनक्वालिटी ज्यादा होती, क्योंकि गरीब बंदा ज्यादा टैक्स पे कर रहा होता है एज कम्पेयर टू अमीर बंदा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। कमिंग बैक टू ए, India is more likely to have lower indirect taxes and a public sector education system than North। अच्छा बेटा मैं जो यहाँ से पॉइंट कैच कर रहा हूँ यहाँ से कर, जब लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे इंडिया में, यानी कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन कम होगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा, तो वो ज्यादा स्पेंड भी नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर पेमेंट पे और इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करने पे। ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर जो है ना वो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इनकम इनक्वालिटी का गैप बढ़ता रहेगा। इसी वजह से आपका आंसर ए नहीं है, आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, सी। A reason for government intervention in the working of the economy is to attempt to correct a market failure. Sometimes though government failure may occur. What is not a possible reason for government failure? कहता है कौन सा ऐसा रीजन है जो गवर्नमेंट को फेल नहीं करेगा। तो आइएगा जरा, गवर्नमेंट में हैव टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन। बेटा जब आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना तो गवर्नमेंट फेल कर जाती है। ठीक है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट फेल करती है। गवर्नमेंट में मेक डिसीजन टू रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बेटा याद करें गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस कम देना, ना कि प्रॉफिट कमाना, और गवर्नमेंट सोसाइटी के बेनिफिट एंड कॉस्ट को भी कंसिडर करता है, तो इससे गवर्नमेंट फेल नहीं होती, ये तो एक अच्छी बात। The extent of the market failure may be difficult to judge। बेटा जब चेक करना डिफिकल्ट होगा, याद करो मैंने बताया है कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा देंगे डीमेरिट गुड पे तो इन्फ्लेशन आएगा, बहुत कम लगाएंगे तो किसी काम का नहीं है। सब्सिडी बहुत ज्यादा दे देंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बहुत कम देंगे तो किसी काम की नहीं है, तो इससे भी आपकी गवर्नमेंट फेल हो जाती है। When circumstances change, a government may be unable to respond quickly। बेटा इससे भी आपके पास गवर्नमेंट फेल होती है, तो आंसर आपका होगा बी। A government wishes to support growth in the economy's fishing industry. Which policy is likely to achieve sustainable growth in the fishing industry? कहता है भाई कि गवर्नमेंट जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है, और कहता है कौन सी ऐसी पॉलिसी सस्टेनेबल ग्रोथ देके आती है फिशिंग इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे जरा देखिएगा भाई, गिविंग मोर मॉडर्न फिशिंग बोट्स विद लार्जर नेट्स टू वर्क हु फिश फॉर लिविंग। कहता है भाई मछलियां पकड़ने के लिए तेज बोट्स दें और ज्यादा बड़े बड़े जाल दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ के लाओ। तो बेटा इन दी एंड तो मछलियां खत्म भी हो जाएंगी समंदर से। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, कि वो खत्म ना हो, आगे जनरेशन के लिए बची रहे। समझ रहे हैं बात को, आगे जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। अगर मैं सारी मछली आज ही खा जाऊंगा पकड़ के, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। पेइंग बोनस पेमेंट फॉर लार्जर फिश कैचेस टू वर्कर्स हु फिश फॉर अ लिविंग। बेटा आप लोगों ने वो देखी है, वो इसमें शायद कपूर गूंगा बना हुआ था, क्या नाम है मूवी का यार, वो घुंगरू सेठ होता है ना, डांडिया होता है डांडिया। मूवी का नाम क्या है, चुप चुप के, हाँ चुप चुप के। चुप चुप के अंदर परेश रावल जो है वो बोलता है, उसको समझा रहा होता है ठाकुर को कि भाई मैं कश्ती लेके सुबह जल्दी जाऊंगा, तो मछलियां पकड़ के वापस लाऊंगा, पैसे मिलेंगे, तो फिर मैं आपके पैसे वापस करूंगा। तो ये वही वाली कहानी है कि जो बंदा जाएगा ज्यादा मछली पकड़ के लेके आएगा, और हम लोग उसको फिर बोनस देंगे। तो बेटा इस बोनस की लालच में तो हर बंदा मछलियां पकड़ने के पीछे पागल हो जाएगा, जिसकी वजह से मछलियों की क्वांटिटी मार्केट में और दुनिया में खत्म हो जाएगी। तो ये सस्टेनेबिलिटी तो ना हुई आपके पास। आगे सेटिंग अप अ फिश
cooperative so that workers who fish for a living receive a higher price for the fish that they catch. Again वही बात है कि बेटा जो लोग मछलियां पकड़ते हैं उनको ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा पैसे वो कमाए, ज्यादा मछलियां पकड़ के लेते हैं. सब्सिडाइजिंग द बिल्डिंग ऑफ फिश फार्म. बेटा ज्योग्राफी में आप लोगों ने फिश फार्मिंग का पढ़ा होगा. फिश फार्मिंग क्या होती है कि मैंने एक बहुत बड़ी जमीन ली, उसमें मैंने एक तालाब बना दिया, एक पूल बना दिया, उसके अंदर मैंने कुछ 10-15 मछलियों के जोड़े मेल फीमेल डाल दिए. अब उससे क्या होगा कि वो फिर ब्रीडिंग करती है और उससे मछली के अंडे होते हैं और वो अंडे फिर फूट के वो एक मछली निकलती है उसमें से, फिर वही मछलियां फिर रिप्रोड्यूस करती रहती है आगे की आगे. तो मैं वहीं से तालाब से पकड़ के ले आऊँ, समझे. तो मैं तो उनकी पॉपुलेशन ग्रो करवा रहा हूं. तो ये सस्टेनेबिलिटी हो. 4 citizens have each been unemployed for the past 6 months. Which citizen would not be characterized as being structurally unemployed? कहता है कौन सा ऐसा बंदा है जो कि स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड के जुमरे में नहीं आता. अब यहाँ पे आओ. वर्कर एज अ कोल माइनर बट कोल फायर्ड पावर स्टेशन आर नाउ बीइंग क्लोज्ड. बेटा पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बंद हो गई है, ये आता है स्ट्रक्चरल के अंदर, ये स्ट्रक्चरल के अंदर आता है. No longer works in a town center coffee shop because fewer people are buying goods in the town center since pandemic. बेटा पूरी की पूरी इंडस्ट्री की डिमांड गिर गई है, तो ये भी स्ट्रक्चरल में आता है. कैन नॉट मूव विद द फार्म दैट हैज रीलोकेटेड बिकॉज ऑफ चेंजिंग डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट. बेटा ये भी स्ट्रक्चरल के अंदर आ गया, मूव हो गया है, जगह ही पूरी स्विच हो गई है. हैज मेनी स्किल्स एंड इज वेटिंग टू डिसाइड व्हिच जॉब माइट बी मोस्ट सुटेबल. कहते हैं कि उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं पर जो बैठा हुआ है कि यार मैं डिसाइड कर रहा हूँ अभी कौन सी मेरे लिए बेस्ट है. ये फ्रिक्शनल के अंदर आता है, ये स्ट्रक्चरल में नहीं आता. In the diagram, OP is the equilibrium level of income and OQ is the full employment level of income in a closed economy. बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आपके पास C आता है, I आता है, G आता है, X माइनस M नहीं आता. व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप? बेटा डिफ्लेशनरी गैप जो है वो आपका यूं चलेगा, वो आपका यूं चलेगा. ये देखो U से लेके B तक, ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए. बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी में C+I+G होता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए. अगर आपको 2 सेक्टर या 3 सेक्टर वो नहीं बोलता है, इसका मतलब है हम अज्यूम ये करेंगे कि हमारे पास तीनों चीजें आ रही. सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी. What is the most effective policy a government could introduce to reduce frictional unemployment? बेटा जब हम लोग लोगों को नौकरी के बारे में बताना शुरू करेंगे, जब हम लोग लोगों को बताएंगे कि भाई जॉब वैकेंसियां अवेलेबल हैं, उससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम. In a closed economy with no government sector, when will an increase in investment spending generate the largest increase in equilibrium national income? कहते हैं एक ऐसा क्लोज्ड इकोनॉमी है जहां पर कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, तो बेटा when will an increase in investment spending हमारे पास ज्यादा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्रिएट करेगी. तो देखिएगा जरा. when household has high level of autonomous consumption. बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है उधार वाला पैसा. याद करो, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है उधार वाला पैसा. ये तो हमारे पास बेटा डिस सेविंग का गैप ही बढ़ा देगा. अगर उधार वाला पैसा ज्यादा होगा तो मेरा डिस सेविंग का गैप बढ़ जाता है. याद करो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 1/1 माइनस MPC. MPC का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. समझे बात को. तो उधार वाले कंजम्पशन से आपकी GDP नहीं बढ़ती. आप जो अपनी इनकम से स्पेंडिंग करते हो, अगर आप उसको बढ़ाते हो, उससे आपका GDP बढ़ता है. ठीक है, इससे तो नहीं होगा. सेविंग बढ़ा देंगे तब भी मल्टीप्लायर नहीं आएगा. यस, 1/1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आउटपुट? बेटा आउटपुट आपने बढ़ाना है तो फिस्कल पॉलिसी क्या होना चाहिए? बेटा फिस्कल पॉलिसी आपके पास होना चाहिए डेफिसिट. आपका डेफिसिट बढ़ना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है और टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है. तो आंसर आपका C या D में से कोई एक है. अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में जाहिर है जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ती है, सेविंग कम होती है, कंजप्शन बढ़ती है. अ कंट्री इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल. आप इंपोर्ट करते हैं ऑयल को. वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस हैव रिजन ओवर द इयर्स assuming that all other factors remain the same. How is this likely to affect inflation, trade balance and unemployment in the country? बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. कहते हैं ऑयल आप मंगवाते हैं बाहर से, यानी कि ऑयल आपके लिए एक रॉ मटेरियल है और उसकी डिमांड आपके लिए इनइलास्टिक है. ठीक है, जब ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो बेटा आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आएगी. ठीक है, कॉस्ट पुश भी आएगी यानी कि आपके पास इन्फ्लेशन भी आ रहा है. ठीक है, आपके पास इन्फ्लेशन भी आ रहा है. आपका ट्रेड बैलेंस खराब हो जाएगा क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. और बेटा आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. तो आंसर क्या बनेगा? C, क्योंकि जब एग्रीगेट सप्लाई कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. What would reduce the effectiveness of a supply side stimulus of the to the economy? कहता है कि आपकी सप्लाई साइड स्टिमुलस किस तरीके से गिर सकता है.
एंड imposition ऑफ मैक्सिमम आवर्स इन अ वर्किंग वीक। बेटा सप्लाई साइड स्टिमुलस का मतलब ये है सप्लाई साइड ग्रोथ। कहते हैं सप्लाई साइड ग्रोथ कैसे रुक सकती है आपकी, अगर मैं बेटा फिक्स नंबर ऑफ आवर्स लगा दूं कि भाई हफ्ते के हर बंदा 30 घंटे काम करेगा, 30 आवर्स ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो लिमिट हो जाएगी ना, यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी लिमिट हो जाएगी। तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। एन इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, बेटा इससे सप्लाई साइड आपकी बढ़ती है। द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग स्कीम, इससे सप्लाई साइड बढ़ती है। रिलैक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कंट्रोल और रॉ मटेरियल, बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो आंसर क्या होगा ए। A multinational company shifts its manufacturing capacity to a developing country. What is likely to be the short-run effect on this in the developing country? डेवलपिंग कंट्री में एक एमएनसी खुल गई है, तो कहता है भाई अगर एमएनसी खुल जाती है डेवलपिंग कंट्री में तो उससे क्या फायदा होगा। भाई लॉजिकल सी बात है, डेवलपिंग कंट्री में जब एमएनसी खुलेगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा। शॉर्ट रन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट इम्प्रूव, बेटा इसके बारे में कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं गिवन। वैसे तो बढ़ता है बट कम भी हो सकता है, तो इसके बारे में कोई प्रॉपर इंडिकेशन हमें नहीं गिवन होती, तो आंसर क्या बनेगा डी। To indicate the changing income distribution, the Kuznets curve plots gross domestic product per capita against an economic variable x. What is economic variable x? बेटा याद करो वो दो कंपोनेंट क्या क्या होते थे एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, आप लोगों को बताया भाई। एक आपके पास इनकम इनइक्वालिटी होती थी, याद करो क्वेश्चन कर्व को, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थी और एक आपके पास इनकम इनइक्वालिटी होती थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन कर्व का, इनकम इनइक्वालिटी। Economists define the unemployed as being those who are not in work but are actively seeking work. Other groups of people in the population of working age include those classes inactive or self-employed. Which group of people are included as part of country's labor force? बेटा कौन कौन लोग लेबर फोर्स का पार्ट होते हैं, आप लोगों को ये चीज भी बड़े डिटेल में बताई हुई है कि जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो आपकी लेबर फोर्स का पार्ट होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो आपके लेबर फोर्स का पार्ट होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होते हैं। The table shows some United Nations population statistics for 2010 estimates and estimates for 2050। टाइप ऑफ रीजन आपके पास है पॉपुलेशन 2010 और 50 की गिवन है, अर्बन की गिवन है, रूरल की गिवन है। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बनाइज पॉपुलेशन मतलब कितने लोग रूरल से अर्बन की तरफ है। मोर डेवलप, लेस डेवलप, लीस्ट डेवलप, विच रिलेशनशिप कैन बी कन्फर्म फ्रॉम द टेबल, आइएगा सर। The least developed regions have the largest urban populations एक्चुअल और प्रेडिक्टेड इन बोथ ईयर्स। कहता है कि यार जो लीस्ट डेवलप नेशन है ना, इनके अंदर हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अर्बन पॉपुलेशन ये रही 249, और इसकी देखो जरा कितनी है, लेस डेवलप की अर्बन पॉपुलेशन देखो जरा कितनी, 2556। तो पहले पहली बात ही गलत हो गई, फजूल बकवास कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। द मोर डेवलप्ड रीजन इसकी बात कर रहा है, the more developed region have the lowest growth rate of urbanization between 2010 and 2050। तो बेटा जरा परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना हमारे पास परसेंटेज ग्रोथ आ रहा है 2010 से 2050 के बीच में। न्यू माइनस ओल्ड ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा है आपके पास तकरीबन 15%, ठीक है। अच्छा, ये आ रहा है आपके पास तकरीबन 47%, ये आ रहा है आपके पास तकरीबन 90%। तो बेटा वो क्या कह रहा है, द मोर डेवलप्ड रीजन हैज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बिटवीन 2010 और 2050। तो बेटा ये सही है पॉइंट, ये पॉइंट आपका सही है। एक सेकंड यार जरा मुझे एक सेकंड देना, ये तकरीबन पॉइंट सही है, मुझे पता है, एक सेकंड। अच्छा जी, हाँ तो 15% सबसे कम है, सही है, हाँ तो पॉइंट तकरीबन सही है, आगे पढ़ ले। द टाइप ऑफ रीजन विद द ग्रेटेस्ट टोटल पॉपुलेशन इन 2010 is predicted to have the greatest rate of population growth by 2050। कहता है भाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी निकालना पड़ेगा, आओ जरा ये भी निकाल दो।
कहता है वो कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यार ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बताता हूँ। यहाँ पर देखो बहुत ही माइनर सा चेंज आया है, यहाँ पर बहुत ही माइनर सा चेंज आया। अच्छा, अब इसका देखते हैं यार, 5671 माइनस 7875, 5671 माइनस 7875। अच्छा, ये अराउंड 39% आ रहा है, और इसमें तकरीबन डबल हो रहा है, यानी कि 100% से ऊपर आ, 100% से ज्यादा है। तो वो ये कह रहा है कि वो रीजन जिसमें ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन थी 2010 में, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आएगा बेटा। हालांकि सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज किस में आ रहा है, लीस्ट डेवलप्ड में आ रहा है। सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन मीडियम जो लेस डेवलप्ड था उसमें थी। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। फिर क्या कहता है, द टाइप ऑफ रीजन with the greatest urban population in 2010 is predicted to have the highest level of urbanization by 2050। देख लो भाई, हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन 2050। कहता है कि वो लोग जिधर ग्रेटेस्ट अर्बन पॉपुलेशन थी, ग्रेटेस्ट अर्बन पॉपुलेशन आपके पास किधर है, ये रही। कहता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट चेंज इसमें आ रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट चेंज जो है वो इसके अंदर आ रहा है, पहले वाले में। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, आंसर इज। हाँ भाई, अबे यार बड़ा सिंपल सा है आपका। इसको फॉर्मूला मैंने बताया भाई, क्या बताया था, ए ओवर ए प्लस बी, यही फॉर्मूला बताया था। और मैंने किस तरह वेरिएबल्स लिखे थे, ये ए लिखा हुआ था, ये बी लिखा हुआ था। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। तो सिंपल आंसर आपका क्या बन जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। समझ गए बात को भाई। तो ये आपका पेपर इधर कंप्लीट होता है।